नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम खनिज तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम खनिज लवण के अंतर्गत ही लोहा, खनिज लवण या खनिज तत्व या फिर ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लोहा है उसकी उपस्थिति हमारे शरीर में बहुत कम होती है, पर यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 ग्राम लोहा उपस्थित रहता है। इसका लगभग 70% भाग शरीर में हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित रहता है। 4% मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित रहता है। 25% यकृत, अस्थि, मज्जा में, तिल्ली व गुर्दों में संग्रह के रूप में रहता है तथा शेष 1% रक्त के प्लाज्मा में तथा विभिन्न ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम में उपस्थित रहता है। लोहे के शरीर में बहुत से कार्य हैं, जिसमें पहला ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाहक है। लोह लवण का मुख्य जैविक कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है। यह क्रमानुसार हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन जो रक्त तथा मांसपेशियों में पाया जाता है, जो कि लोह लवण युक्त प्रोटीन है, यह अन्य यौगिकों तथा एंजाइम का आवश्यक भाग है, जो कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के युक्त तथा मुक्त होने में सहायता करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाने में वाहक का कार्य करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर या मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाकर मुक्त कर देता है। ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयुक्त हो जाता है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। यह फेफड़ों को पहुंचता है। यह पुनः रक्त द्वारा ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ चक्र पुनः शुरू हो जाता है। सेकंड जो कार्य है वो है रक्त का निर्माण। हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं का एक आवश्यक भाग है, जो कि प्रोटीन तथा लोह लवण द्वारा मिलकर बनता है। इसके अन्य कार्यों में जैसे यह बीटा कैरोटीन है, प्यूरिन्स का संश्लेषण जो कि न्यूक्लिक अम्ल का एक मुख्य भाग है, रक्त वसाओं का कोलेजन संश्लेषण, प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण, यकृत में दवाओं इत्यादि के विषैले प्रभाव को खत्म करना आदि अन्य कार्य भी यह करता है। लोहे की जो प्राप्ति के साधन है वो हम बता रहे हैं आपको, जैसे अंडा, मांस, जिगर, सूखे फल जैसे खुमानी, आलू बुखारा, किशमिश लोहे की प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। विभिन्न गहरे रंग की पत्ती वाली जो सब्जियां हैं उनमें भी लोहे की अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। अंडे के पीले भाग में लोहे की मात्रा अधिक होती है, जबकि सफ़ेद भाग में कम होती है। दालें तथा नट्स में भी अच्छी मात्रा में लोहा उपस्थित रहता है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि लोहे की कितनी कितनी मात्रा किन किन खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। ताजे फल व सब्जियां भी लोहे के कुछ भाग की पूर्ति करते हैं, पर अच्छे साधन नहीं माने जाते। गाढ़े रंग के मीठे पदार्थों जैसे गुड़, खजूर, मुनक्का आदि में भी लोहा अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। शहद में भी लोहे की मात्रा रहती है। साबुत अनाजों में लोहे की कुछ मात्रा उपस्थित होती है, जो पीसने की क्रिया में नष्ट भी हो जाती है। लोहे की कमी से बहुत से प्रभाव देखने को मिलते हैं, परंतु लोहे की कमी का जो एक प्रमुख प्रभाव है, जो कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न कर देता है। तो अब हम एनीमिया के बारे में या रक्त अल्पता के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि लोहे की कमी के कारण होता है। रक्त अल्पता रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होने पर उत्पन्न स्थिति है, जो कि प्रत्येक लिंग के लिए भिन्न भिन्न होती है। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से 12 ग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त तथा स्त्रियों में 13 से 15 ग्राम पर 100 ग्राम मिलीलीटर होता है। गर्भवती स्त्री में 11 ग्राम पर 100 मिलीलीटर तथा पुरुषों में 15 से 17 ग्राम 100 मिलीलीटर होता है। रक्त अल्पता होने के जो प्रमुख कारण हैं उनमें से हम आपको बता रहे हैं, जैसे आंतरिक तथा बाहरी रक्तस्राव द्वारा रक्त की कमी होना, लाल रक्त कणिकाओं की टूटने की क्रिया जिससे हीमोलिसिस की दर बढ़ जाती है, लाल रक्त कणिकाओं तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होना। एक लाल रक्त कणिका लगभग 120 दिन जीवित अवस्था में रहती है। हड्डी की मज्जा या बोन मैरो द्वारा नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण एक निश्चित दर के अनुसार करता है, जिससे इनकी संख्या निश्चित संख्या से कम नहीं हो पाती।
लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए बहुत पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से मुख्य फॉलिक अम्ल तथा लौह लवण हैं तथा अन्य प्रोटीन, पायरिडॉक्सिन तथा एस्कॉर्बिक एसिड, तांबा तथा विटामिन ई है। अब जो अनीमिया है उसके दो प्रकार हैं मुख्यतः। एक तो होता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया और दूसरा ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एवं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो पहला बता रहे हैं आपको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। इसमें शरीर से हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आयरन की कमी होने से तथा आरबीसी का रंग हल्का लाल तथा आकार छोटा हो जाता है। दूसरा ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एवं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी होने से लाल रक्त कणिकाएं ठीक प्रकार से परिपक्व नहीं हो पाती हैं तथा रक्त संचार से मुक्त किए गए लाल रक्त कण आकार में अनियमित तथा असामान्य आकार से कुछ बड़े होते जाते हैं तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त होती है। इनमें लक्षण जो होते हैं वो इस प्रकार से हैं। लक्षण तो सामान्य होते हैं परंतु इसके उत्पन्न होने से कारक की कमी से होते हैं। लक्षणों की तीव्रता उसकी मात्रा पर निर्भर ना होकर बल्कि इसके विकास की गति पर निर्भर करती है। सामान्य लक्षण जैसे थकान, सांस फूलना, दम घुटना, दृष्टि धूमिल पड़ना, सर दर्द, अधिक नींद आना, त्वचा पीली पड़ना, ऑक्सीजन की कमी, भूख प्यास न लगना, हाथ पैरों में चुभन महसूस होना, कभी कभी बड़ी अवस्था में हृदय संबंधी विकार भी हो जाते हैं। बाहरी लक्षणों में नाखून तथा श्लैष्मिक या म्यूकस झिल्ली का सूखना, सांस धीमी होना तथा कभी कभी पैरों में एडिमा भी हो जाता है। फेफड़ों के नीचे की तरफ पानी भर जाता है। कभी कभी पौष्टिक तत्वों की कमी से उत्पन्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे होठों के किनारे फटना, जीभ का लाल होना, नाखूनों में गड्ढे होकर पीछे की तरफ मुड़ना इसके प्रमुख लक्षण हैं। जीभ की स्वाद कलिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं तथा चिकनी हो जाती हैं, जिससे जीभ का रंग बैंगनी हो जाता है तथा अत्यधिक साफ दिखाई पड़ती है। कोइलोनशिया नाखूनों में होने वाले परिवर्तन को दिया गया नाम है। पहले नाखूनों में कड़ापन व सूखना शुरू हो जाता है, इसके बाद वे चपटे और पतले होकर अवतलाकार होने लगते हैं, एक चम्मच के आकार के हो जाते हैं। लोहे की कमी से होने वाले रोग जैसे शिशु किशोर लड़कियों तथा गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से अनीमिया हो जाता है अगर उनके भोजन में अधिक समय तक लोहे की कमी होती है। तब शिशु अवस्था में शिशु में रक्त की मात्रा में बराबर वृद्धि होती रहती है। भोजन के द्वारा अधिक लोहा न लेने से हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कम 5 से 9 ग्राम पर 100 ml हो जाता है। शरीर की त्वचा पीली पड़ जाती है, बच्चे उदासीन हो जाते हैं, उनको भूख भी कम लगती है तथा भोजन ठीक न लेने से वृद्धि और विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता। किशोरावस्था में लड़कियों को मासिक स्राव के कारण अधिक लोहे की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता प्रजनन क्षमता बने रहने के समय तक रहती है। 40 से 50 वर्ष की अवस्था में जब स्राव मेनोपॉज बंद हो जाता है, स्त्री व पुरुषों की लोहे की आवश्यकता समान हो जाती है। गर्भावस्था में भ्रूण के रक्त के निर्माण के लिए अधिक लोहे की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पूरी न होने पर अधिक रुकावट, सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, त्वचा पीली आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। बहुत अधिक तीव्रता होने पर एड़ियों में सूजन आ जाती है। अधिकतर हीमोग्लोबिन की रक्त में मात्रा रोगी के शरीर में 5 से 9 ग्राम पर 100 ml रहती है। सामान्य ये मात्रा 13 से 15 ग्राम पर 100 ml होती है। एनीमिया की अधिक तीव्रता होने पर भोजन के द्वारा शरीर की लोहे की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में टैबलेट द्वारा, टॉनिक द्वारा, आयरन इंजेक्शन के द्वारा लोहे की पूर्ति की जाती है। अब है लोहे की दैनिक आवश्यकता। जो लोहे की आवश्यकता है विभिन्न कारणों से होती है, जैसे प्रतिदिन लोहे की हानि हो गई हो, वृद्धि की आवश्यकता में रक्त की बढ़ी हुई मात्रा में हीमोग्लोबिन की आवश्यकता, मासिक स्राव द्वारा हुई रक्त की हानि, गर्भावस्था व भ्रूण के विकास के लिए आवश्यकता, आकस्मिक घटना होने पर रक्त हानि को कम करने के लिए लोहे का संचय। स्त्रियों में लोहे की आवश्यकता पुरुषों से अधिक होती है। गर्भवती स्त्री को लोहे की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। नवजात शिशु शरीर में लोहे का अम्ल संचय लेकर पैदा होते हैं। स्क्रीन पर आपको आयु के अनुरूप ICMR के अकॉर्डिंग
जो लोहे की मात्रा है वो दिखाई जा रही है। लोहे का अवशोषण व चयापचय। लोहे का अवशोषण डिओडिनम में फेरस के रूप में होता है। फेरिक रूप में विटामिन सी, ई एवं अन्य अम्ल की क्रिया से फेरस रूप में ये बदल जाता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लोहे का अवशोषण धीमी गति से होता है, जबकि एनीमिया रोगी के शिकार में अवशोषण तेजी से होता है। रक्त के प्लाज्मा में लोहे की उपस्थिति प्रोटीन के साथ मिलकर सिडेरोफिलिन के रूप में होती है, जो कि 3 साधनों से रक्त में पहुंचता है। लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन की टूट-फूट से निकली लोहे की मात्रा, शरीर में संग्रहित लोहे की मात्रा, भोजन के द्वारा ली गई लोहे की मात्रा। प्लाज्मा से लोहा अस्थि मज्जा में हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए पहुंचता है। इस क्रिया में तांबे की भी आवश्यकता होती है। जब लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि, जो लगभग 100 दिन की होती है, समाप्त हो जाती है, तो यह यकृत व तिल्ली के द्वारा ये कणिकाएं तोड़ दी जाती हैं तथा निकला हुआ लोहा फिर अस्थि मज्जा में नई कणिकाओं के निर्माण के लिए पहुंच जाता है। इस प्रकार लगभग 27 से 28 मिलीग्राम लोहा पुनः प्रयोग के लिए शरीर में पहुंचता है। लोहे का उत्सर्जन मूत्र, पसीना व के द्वारा होता है। शरीर में अवशोषण न हो पाने वाली लोहे की मात्रा मल के द्वारा निष्कासित हो जाती है। तो बच्चों, ये हमने ट्रेस एलिमेंट लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करी। धन्यवाद।